अस्तु नमः। आइए, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम समझने जा रहे हैं सत्रीय सानस प्रत्ययों के परे रहते और भी विविध गणों में कहे गए कुछ कार्य होते हैं। उन कार्यों को आज हम समझते हैं विधिवत रूप से। इससे पहले कल के वीडियो में हमने और बातें जानी थी, जैसे विविध गणों में और किस तरीके के प्रत्यय होते हैं वो, और उन विविध विकर्ण प्रत्ययों के परे रहते धातु को क्या क्या कार्य होते हैं। कल हमने एक यह बात जानी थी। कल लास्ट में हमें दो शंकाएं हुई थी लास्ट के वीडियो में। आज हमने उनका चिंतन किया तो कुछ समाधान तक पहुंचे, तो हम पहले उस समाधान को आगे करते हुए फिर बढ़ेंगे। जैसे कल हमें यह शंका हुई थी, शंका नंबर 1 के चुरस्तेय धातु है, चुरादी गण की है, वो है पदी है। जब हम इसे सत्री करेंगे तो यहाँ पर सप भी होता है, णिच णिच तो होता ही है, सप होता है, तो जिससे रूप यहाँ पर बनता है चोरयत। तो जितने भी उभयपदी धातु हैं चुरादी गण में इधर, तो चुरादी गण के धातुओं के रूप ऐसे ही बनेंगे सबके, चाहे वो चोरयत हो या गणयत हो या कथयत हो। सत्री प्रत्यय करने पर तो ये बनेगा, लेकिन जब उनसे हम सानच प्रत्यय करेंगे, सानच प्रत्यय करने पर गण णिच सप और गणी अ जो है ये सबका है, और फिर यहाँ पर जो णिच का ई है उसको गुण हो जाता है, तो गणे अ, और ये मुख का आगम होकर के गणयमान, इस प्रकार का रूप बनेगा। फिर यदि चुर धातु है तो इसका चोरयमाण बनेगा ये रूप। फिर हमने एक बात और बताई थी कि जो भी चुरादी धातु ऋजंत हैं, इसी तरीके से ऋजंत प्रक्रिया में भी जो चुरादी धातुएं, वो ऋजंत प्रक्रिया में भी जो धातुएं हैं जिनसे आप णिच प्रत्यय करेंगे, वो है हेतुमान णिच। चुरादी का णिच स्वार्थिक णिच बोला जाता है। तो वहां पर आप चुरादी का वो जब ऋजंत प्रक्रिया के णिच में जब करेंगे तो तब भी रूप तो यही बनेंगे। जैसे हमने पठ धातु है, पठ धातु से पाठी बना लीजिएगा और णिच प्रत्यय करने पर इधर उसका रूप बन जाएगा पाठयत। तो णिच सब सत्री, सत्री प्रत्यय होने पर पाठ्यत रूप बनेगा सत्यन जी। अब जब ये कर लिया जाएगा सानच प्रत्यय ऐसी ऋजंत से, मतलब पाठी इस धातु से ही सानच प्रत्यय कर लिया जाएगा, तो रूप यही बनेगा पाठ्यमान, यह रूप बनेगा। तो मुझे शंका हुई थी कि जी पाठ्यमान बनेगा कि नहीं, ठीक है ना, पाठ्यमान बनेगा कि नहीं। तो जिसका उत्तर यह है कि जब आप, ये तो आप कर्तरी प्रत्यय कर रहे हैं, ऋजंत में भी ये कर्तरी ऋजंत है, ये जानिएगा। लेकिन जब आप कर्मणि प्रत्यय करेंगे, क्योंकि सत्रीय और सानच प्रत्यय कर्म में होते हैं, भाव में होते हैं, जैसे भाव और कर्म में आपके त्रिवादी प्रत्यय होते थे। याद करिए, भू धातु से भवती बनता है कर्तरी प्रत्यय होने पर, और भूयते बनता है भाव में प्रत्यय होने पर। पठ धातु से इधर बनता है पठती और उधर बनता है आपका पठ्यते, कर्मणि प्रत्यय होने पर, जिसे आप कहते हो कर्मवाच्य, जिसके विषय में हम पढ़ ही चुके हैं विस्तृत रूप से। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये बात है। तो इस वाली स्लाइड में जो शंका थी वो पूरी हो गई। अब आइए, एक शंका और हुई थी, पर वो ज्यादा खास नहीं, वो तो मुझे लगता कि निर्मूल जैसी शंका थी, जैसे हम इसमें एक चर्चा कर रही थी। देखिए, मिद धातु के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर ये मिदेर गुणः सूत्र से मिद धातु को गुण का विधान किया गया है।
गुण का विधान क्यों किया गया, इस पर एक दृष्टि डालते हैं इस स्लाइड पर, जो आपने सत्रिय सानच प्रत्यय में गुण की व्यवस्था पढ़ी थी। एक दो लाइन में इस स्लाइड की जो बातें हैं वो हम समाप्त कर देंगे। सबसे पहले, जहां पर सप हुआ है, पहला वाला ये डायग्राम देख रहे हो ना, जहां सप हुआ है वहां सब जगह धातु को गुण करना ही है। ठीक है, जैसे जयत, शोभमाना, सब जगह धातु को गुण होना ही। स्यन, स्नु, स्ना और स विकरणों के अपित होने से धातुओं को गुण कहीं नहीं होगा। स्यन प्रत्यय भी जिसमें आया हुआ है, स्यन प्रत्यय आपका पितभिन्न सार्वधातु के ही नितवत होता है, तो उसके परे रहते भी धातु को, अर्थात जैसे मिद धातु है, मिद धातु दिवादी का धातु है, वैसे मिद धातु दो जगह पढ़ा गया, भुआदी में भी है, दिवादी में है। हम चर्चा कर रहे हैं दिवादी वाले की। तो यह जो मिद धातु है, स्यन के परे रहते से गुण प्राप्त नहीं था, लेकिन इसे विशेष गुण का विधान किया गया, जो कि मिदेर गुण से स्यन में भी गुण होगा, और जब आप इससे यहाँ पर सत्री प्रत्यय करेंगे तब भी यहाँ पर गुण होगा, तो मेद्यत बन जाएगा। अतः मिदेर गुणा का आरंभ किया गया है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई होगी, ये भी कल शंका उठाई थे ना। हाँ, और सत्यम जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। गुरु जी को जो अभी स्थानक प्रत्यय में जो पठ धातु से बनाना था ना, तो हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा एक बार थोड़ा सा प्रक्रिया समझा मैं दो। बिल्कुल बताऊंगा, आज मैं उसकी स्लाइड भी बनाया हूँ, क्योंकि आज मुझे कर्तरी और कर्मणी प्रत्यय, कर्तरी तो पढ़ा लिया, कर्मणी और भाव में प्रत्यय लगा करके सूत्री सानचों की प्रक्रिया बतलानी है। एक जी। स्लाइड बाद आ जाएगा वो, ये तो कल की बातें थी, ये पूरा हो गया। आज की पाठ को देखिए, आज हमने जो पाठ तैयार किया है ना, वो देखिए। चलिए, आज हम विशेष रूप से यह पढ़ने जा रहे हैं कि और कौन कौन से कार्य होते हैं सत्रिय और सानच प्रत्ययों के परे रहने पर, उनको भी जान लिया जाए, जिससे कुछ मार्ग हमारा आसान हो जाएगा, हम सत्रिय सानच प्रत्ययों को तुरंत पकड़ पाएंगे। और मित्रों, हम आपको ये बता रहे हैं, हम अनेक पुस्तकों का संग्रह करके आपको यहाँ पर बता रहे, अनेक पुस्तकों का संग्रह करके ये बता रहे हैं। एकत्र इतना मिलना इस रूप में थोड़ा आपको अन्यत्र मुश्किल होगा, तो अतः इनको ढंग से समझें। मैंने जब सत्री सानच को पढ़ा है तो मुझे ये लगा, देखो मैं आपको कितने दिन से, मतलब ये हमारा सत्री सानच का पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा वीडियो है। ठीक है, मैं अभी इस पर सोच रहा हूं एक वीडियो और बनाने की, हो सकता है वो दो हो जाए, पर प्रयास है कि एक में और सिमट जाए। इतना इनका विस्तार है, आप इनका देखो, मैं भी आपको प्रयोग क्षेत्र नहीं बता रहा हूं, इनका कम बता पा रहा हूं, अभी थोड़ा प्रसंगवशात कुछ बता दिया तो बता दिया। मैं अभी आपको इन सत्री सानच प्रत्ययों की प्रक्रिया ही समझा रहा हूं कि कितना ये जो है क्रिया के विशेषण के रूप में जो यूज होते हैं, ये कितना इनका विशाल है कि पूरा तिङंत आ जा रहा है इसमें। आप देखना, सुबंत भी इसमें आएगा, है सुबंत भी आएगा इसमें। तो मुझे लगता है अभी दो वीडियो और इस पर बनेंगे ही बनेंगे, और सब आपके काम के हैं ये। आपको सत्री सानच प्रत्यय इतने बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, आप कहेंगे कि वाह, आनंद आ गया। आइए आज हम पढ़ते हैं सत्री सानच प्रत्ययों के परे रहते और भी कुछ कार्य। मैं ये आशा करता हूं आज का आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जूम पर अथवा अन्य किसी के माध्यम से, उन्होंने हमारे इसका पहला अर्थात कल वाला वीडियो जरूर देख लिया होगा, जिसमें हमने जो कुछ संग्रह किया है, क्योंकि उसी पर आधारित अब आगे का यह ज्ञान है आपको जो समझ में आने का है। मैंने उसे ग्रुप में भी शेयर किया था, आपने उसे अवश्य देखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सत्यम जी है कि सत्री सानच प्रत्ययो पर था यथा संभवम धात्वादेशाः भवन्ति। सत्री सानच के प्रत्ययों के परे रहते जो धात्वादेश है वो भी हो जाते हैं। धात्वादेश माने क्या, आपने जब पिछला तिङंत प्रकरण पढ़ा, उस तिङंत प्रकरण में आप पढ़ते थे कि पा को पिवा आदेश हो गया, तो ये धात्वादेश है क्या नहीं। आप उसे पिबती पिबता पिबंती पढ़ते हो तब, और स्था को तिष्ठ आदेश हो गया, तब आप उसे तिष्ठती तिष्ठता तिष्ठन्ति पढ़ते हो। इन्हें कहते हैं धातु आदेश। तो धातु के स्थान पर विधान किए गए आदेश है वो भी यहाँ हो जाते हैं।
लेकिन याद ये रहे कि आपके सत्री और सानच प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक है। तो सार्वधातुक प्रत्ययों के परे रहते अर्थात सिद्ध प्रत्ययों के परे रहते हैं, जो धात्वादेश विधान किए गए हैं वही होंगे, तदतिरिक्त धात्वादेश न होंगे। ये बात आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाई गई है। चलिए, जैसे एक पहला धात्वादेश ये है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको जाने बिना तिङंत में भी पार नहीं पा पाता छात्र, और ना ही सत्री सानच करने में उसे दिक्कत आएगी जब तक ये नहीं जानेगा। जैसे देखिए, पा धातु है, तो पहले एक बार सूत्र उच्चारित कर लेते हैं। पा घ्रा धमा स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति सद सदाम, ये प्रकृतियां हैं, इनके स्थान पर जो आदेश होते हैं वो मैंने क्रमशः लिख दिए हैं। सद सदाम, यहाँ तक आधा ही सूत्र हुआ ये, इतना बोलने तक ये 11 हुए। और मैंने जब तिङंत प्रकरण पढ़ाया था तब भी ऐसे ही पढ़ा था। नीचे इनके स्थान पर होने वाले आदेश हैं, जैसे पहले को पहला जोड़ देना है ना, पेव जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ पश्यर्छ धौ सीय सीधा, ये इनके स्थान पर क्रमशः होने वाले आदेश। ठीक है। अब क्या कैसे रूप बनते हैं, जैसे पा धातु है, आप इनसे, ये सब भ्वादिगण का धातु है, तो पा धातु से सब करो सत्री करो। ठीक है, तो आपका स्थिति बन जाएगी पा सत, और पा को पिवादेश कर देना। पिव आदेश अदंत है, अतः सबके आकार के साथ में उसका तो गुणे पर रूप कर लेना, और एक बार अतोगुणे पर रूप जो है सत्री के अत के साथ में कर लेना, 2 बार अतोगुणे से पर रूप करना होगा, तो आपका रूप बन जाएगा पिवत। ये पिवत सिर्फ प्रातिपदिक बना है, पुल्लिंग में पिवन पिवंतौ पिवंता चलेंगी है। स्त्रीलिंग में क्या स्थिति रहेगी, स्त्रीलिंग के विषय में चूंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बतलानी है, अतः उन्हें हम अभी नहीं कह रहे हैं। तो ये स्थिति बनेगी, पिवत बन गया। ऐसे घ्रा है, तो घ्रा को होता है जिग्र, तो क्या बन जाएगा जिग्रत, धमा को धमत, स्था को तिष्ठत, दाण को यच्छत, दृश को पश्यत। एक स्त्री गतव धातु है भैया, है ना, तो इसका बनेगा धावत। शद को सीय हो जाता है, परि धातु आत्मनेपदी है तो सीयमान, और ये वाली जो सद है, सदी विषणगत्य वसादनेशु, अंतिम वाली, इस सद को हो जाता है सीद, तो ये बन जाता है सीदत। ठीक है, सीदत अर्थात पुल्लिंग में सीदन सीदंत सीदंता। तो ये प्रत्यय कैसा काम करते हैं, जैसे इंग्लिश में आईएनजी वर्ब जो काम करता है वैसा ही कार्य ये करते हैं। हम प्रयोग क्षेत्र पढ़ेंगे अलग से, वहां जानेंगे। तो एक तो इस प्रकार के जो धातु आदेश थे उन्हें कर लेना चाहिए, ध्यान में रहे सूत्र। फिर है एक ज्ञा जनोर जा, ज्ञा धातु ज्ञा बोधने और जनी प्रादुर्भावी, इन दो धातुओं को जा आदेश का विधान किया गया है। तो जैसे आपकी ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु ये है क्रियादिगण की, तो ज्ञा स्ना सत्री धातु जो क्रियादिगण की है ये, तो पहले से सत्री कर लो, धातु वैपदी है, सत्री करके ज्ञा को आप कर लेना जा, और यहाँ पर स्नाभ्यस्ते और आता करके आकार का लोप कर लेना, सत्री का तो अत बचता ही है, तो बन जाएगा ये जानत। या को जा हो गया इसलिए जानत बन गया है। क्या रूप बन गया, जानत। पुल्लिंग में जानन, ठीक है, स्त्रीलिंग में जानती, और नपुंसक लिंग में जानत, ऐसा ही रहेगा, और जगत की तरह से रूप चल जाएगा नपुंसक लिंग में जगत शब्द की तरह। और सानच प्रत्यय कर दोगे तो ज्ञा को तो हो जाता है जा, और स्ना का ये ना, और यहाँ स्ना व्यस्त उराता लगा देना, और आन ऐसा बचता है, तो इसका बनेगा जानान, सानच प्रत्यय में जानान ऐसा बनेगा। ये तो आपकी ज्ञा बोधने धातु हो गई। यदि जनी प्रादुर्भावे, जिसका प्रादुर्भाव उत्पन्न होना अर्थ है, ठीक है, जायते वगैरह जिसके आपने पढ़े हैं,
तो इसके बनेगा, देखिए, जन, ये धातु स्यन विकर्ण वाली है, अर्थात ये दिवादी की धातु है जिसको होना है। तो जन, स्यन और सानच, और जन को क्या हो जाता है, जा, और स्यन का बचता है य, तो जा य, और सान का है, सान का, सानच का बचता है आन, और स्यन में य जो बचता है वो अदंत होता है ना। तो इसलिए वहां आने मुख लगा ले। आने मुख की प्रवृत्ति कहाँ होनी है, जहां पर सप विकर्ण हो, या सुदादिगण की सविकर्ण वाली धातु है, या इस दिवादिगण में स्यन विकर्ण होता है तो इसमें भी अकार रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो आने मुख कितनी जगह पर लग जाता है, तो मुख हो जाएगा तो बन जाएगा आपका जायमान। ठीक है, जायमान इति पुल्लिंगे, जायमाना स्त्रीलिंगे, जायमानम इति नपुंसकलिंगे। ऐसे आपको समझना है। फिर एक और देखिए इसी प्रकार का है, इशु गमी यमाम छ। तो तीन धातुएं हैं इसमें, इश, गम और यम। इनको क्या करता है, ये छ करता है। तो इश धातु से ये है आपकी तुदादी विकर्ण की, सप्रत्यय की, सविकर्ण किया गया है ना बीच में। आप इसमें ध्यान रखें, जब भी आप सत्री प्रत्यय कर रहे हैं, मूल धातु, विकर्ण प्रत्यय, सत्री अथवा सानच, कोई ये तीन कंडीशन है। ऐसे करके आपको इसकी प्रक्रिया करनी है। तो इश, स, सत्री, सत्री का बचता है अत, स का बचता है अ, और ये जो शकार है ना, इसको आपने छकार कर लिया, और वो तुक वगैरह करना पड़ता है भैया, वो तो आप गच्छति वगैरह रूप बनाए थे तो आप भी समझते थे, तो रूप बन जाएगा इच्छत। ऐसे ही गम से गच्छत, ये प्रातिपदिक तैयार हो रहे हैं। आप इनके रूप पुल्लिंग बनाओगे तो इच्छन, गम से गच्छन। ठीक है, और यम धातु से यच्छत और यच्छन, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो एक दाण का भी यच्छत बनेगा, वो एक अलग है, और इसका भी यच्छत बनेगा, अलग अलग अर्थ वाली धातु है। ठीक है, गुरुजी, हाँ हाँ बोलिए। ये यम धातु किस अर्थ में है? यम धातु अपरिवेषणे, अपरिवेषण अर्थ में बताई गई है। जी ठीक है, हाँ हाँ, धातु पाठ में देख लीजिएगा, इनके अर्थ निर्देश किए गए हैं, वहां पर आ जाएगा। वो अष्टाध्यायी.com में तो बढ़िया तरीके से आप जल्दी सर्च कर सकते हैं, बड़ी फैसिलिटी दी है। जब से वो ऐप आया है बड़ी सहायता हुई है ना, क्योंकि वो परिष्कृत है कुछ और ऐपों की अपेक्षा, इतना सा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और इशु धातु इच्छार्थ में आती है तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। एक धात्वादेश इधर भी बताया था, श्रुवः श्रीच, एक धातु है श्रु श्रवणी, ये धातु है तो भ्वादि गण की, लेकिन श्रुवः श्रीच द्वारा श्रु धातु को, ध्यान देना, श्रु धातु को श्री ऐसा प्रत्यय हो जाता है, वो श्री श्री आदेश हो जाता है, और स्नु प्रत्यय हो जाता है, सबको भगा करके स्नु हो जाता है। तो इसका जो रूप बनेगा, शुरू को तो श्री कर लेना, और स्नु का बचता है नु, और इधर बचेगा अत, और उकार को हो जाएगा यण, तो बन जाएगा श्रृणवत। क्या बन जाएगा, श्रृणवत। पुल्लिंग में श्रृणवन, जिसका अर्थ होगा सुनते हुए, है, वह गाना सुनते हुए जाता है। तो क्या बनाएंगे, सह गीतम शृण्वन गच्छति, शृण्वन। वहाँ गुरुजी पुल्लिंग का प्रयोग करना। हाँ हाँ, सह, सह इसलिए शृण्वन, सह के अनुसार, क्योंकि ये विशेषण के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, गच्छति। ठीक है, हाँ हाँ। और जब स्त्रीलिंग होता है तो तब तो वहां पर स्त्रीलिंग का प्रत्यय होता है शृण्वती। उसमें आता है ना दुर्गा सप्तशती में, शृण्वतीं श्यामलांगिम, श्यामलांघ्रिम निस्तैकांघ्रे सरोजे सकलिधराम ससी सकलधराम वल्लकीं वादयन्ती। तो वहां पर ये तमाम प्रयोग है।
हाँ, 7वें ठीक है। अध्याय। ध्याय, हाँ 7वें अध्याय, ध्याय अमृत पीठे शुक्र परितम शृण्वतीं श्यामला, तो उसका ही है। तो ये आपको खूब मिलने वाले। मैं अभी आपको क्योंकि प्रयोग क्षेत्र नहीं बता रहा हूँ, आगे जब बताऊंगा तो कुछ काफी सारे उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। अभी तो जो दिमाग में आते जा रहे हैं उन्हें हम बता दें। तो ये तो धात्वादेश आपको कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हर धात्वादेश नहीं होता। जैसे ये 2 धात्वादेश कुछ ऐसे हैं, अगले इसमें हमने लिखे हैं कि सत्री सानच प्रत्ययो हो सार्वधातुकत्वात्, इनके सार्वधातुक संज्ञक होने से अस्तेर्भू, जो कि आर धातुके के अधिकार में पढ़े गए हैं। कौन कौन है? अस्तेर्भू, ब्रवोबची इत्यादि नाम आर्धातुक निमित्तका नाम नात्र प्रवृत्ति। ये आर्धातुक निमित्तक वालों की इधर प्रवृत्ति नहीं होती है। तो नहीं प्रवृत्ति होगी तो ये नहीं होंगी। तब अस धातु से क्या बन जाएगा? सनसुरन लोपा से, देखो अस से सत्री कर लेना, धातु अदादी गण की है, तो स्थिति हो जाएगी आपकी अस अत, असत बनेगा। लेकिन संस्वरण लोपा से अकार का लोप होकर के रूप बन जाता है सत। अकार चला जाएगा, वैसे तो असत बनेगा, लेकिन अकार का लोप करना है संस्वरण लोप से, रूप बन जाएगा सत। ठीक है, ये प्रक्रिया है, कल भी शायद आपको बताए या नहीं बताए। ऐसी भ्रू धातु है, भ्रूय व्यक्तायाम वाची, इस भ्रू को वचादेश होकर के आपने वक्ति रूप पढ़ा है अदादी गण में। लेकिन इस भ्रू धातु को भ्रू और अथ यहां नहीं होगा तो ऊ को उबंग आदेश हो जाएगा, तो ब्रुवत और ब्रुवान। ठीक है, हाँ, आप यदि पुल्लिंग बनाएंगे तो ब्रुवन और ब्रुवाण। ऐसे ही सत का सन, उसका बनेगा सन, सन संतौ संता पुल्लिंग में, है ना, ये ध्यान रखना है। और सती बनेगा स्त्रीलिंग में। तो मित्रों ये कुछ स्थिति है कि ये कार्य आपको करने हैं। ठीक है, आइए और कुछ कार्यों को देखते हैं। ये तो धात्वादेश संबंधित कार्य थे, अतः इनका हमने सब एकत्र संकलन किया। यथा ये अस्थिर भूब्रुवची नहीं हो पाते हैं क्योंकि आर्धातुक विषय होने से। आइए अब हम उपधा संबंधित कार्यों को भी यहाँ समझते हैं। एक सूत्र आपने पढ़ा था, गम हन जन गसाम लोपा नहीं, ये उपधा लोप करता है इन धातुओं में, तो उपधा लोप यहाँ पर भी हो जाता है इन धातु संबंधित। हम आपको अंत में धातुओं का एक चार्ट भी दिखाएंगे। जब इस प्रकरण को थोड़ा और पढ़ा लेंगे तो आप उसमें इन सभी कार्यों को प्रायः देखोगे। है जो भी उपधा संबंधित कार्य वो धातु उनमें गिना दी गई है, जैसे गम अनजन गसम, तो कित ङित, तो ये पितभिन्न सार्वधातु ङितवत हो जाता है ना, तो आपका जो सत्री है इसको आप ङित समझिएगा, तो इसके परे रहते उपधा का लोप हो जाएगा। उपधा का लोप मतलब ये देखिए, हन धातु है ना, हन में उपधा कौन है? अकार। अंतर से पूर्व उपधा संज्ञक होता है, तो न से पूर्व में अकार, इत संज्ञा हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी ह हलंत हो जाएगा। और हो हंतर निर्णेसु से कुत्तो कर देना, तो चलिए उपधा लोप कुत्तम दोनों चीज लिखा तो बन जाएगा घ्नत, पुल्लिंग में घनन। ठीक है, उपधा को दीर्घ भी हो जाता है, जैसे उपधा दीर्घ एक आपने समष्टा नाम दीर्घस्यनि, तो समाधि जो 8 धातुएं हैं समाष्टा नाम दीर्घस्यनि, स्यन विकरण में है वो, अर्थात दिवादी गण में, तो उनको दीर्घ हो जाता है, जैसे सम स्यन सत्री। और इनका रूप वैसे बनता तो सम्यत बनता, सम्यत मिला के बना लीजिएगा, स्यन का यकार शेष रहता है देखिएगा, लेकिन अब इसे दीर्घ भी हो जाएगा तो बन जाएगा साम्यत, है ना। ऐसे ही वहां पर एक स्त्रमु धातु पड़ी गई है तो उसका साम्यत बना लीजिएगा। एक भ्रमु धातु पड़ी गई है घूमने अर्थ में, तो उसका बन जाएगा भ्राम्यत। लेकिन वहां पर एक सूत्र और है, वाप भ्रास भिलास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लसा। तो इस वाप भ्रास भिलास में जो धातुएं पड़ी गई हैं उनसे चूंकि स्यन विकल्प होता है, तो एक बार तो वहां पर भ्राम्यति बनता है, तो एक बार भ्रमति बनता है, मतलब एक बार सप हो जाता है। उसी तरीके से आपको समझना है, जब स्यन हुआ तब तो भ्राम्यत उपधा दीर्घ होकर के, और जब सप होगा तो आपका भ्रमत बनेगा। ठीक है, इनका पुल्लिंग बनाओगे तो भ्राम्यन और भ्रमन ये रूप बनेंगे। चलो
ऐसे ही वहां पर एक सूत्र और आपने पढ़ा था, पुआदी नाम ह्रस्व, जो पुआदी धातुएं हैं, ठीक है, चतुर्विंशति 24 धातुएं पढ़ी गई हैं उधर, पुआदी, उनमें जहां पर दीर्घ है उनको ह्रस्व हो जाता है। पुआदी जो धातु है उनमें अधिकतर वह पदी है, जैसे ये तो धातु है, ये पुण्य पवने लुई छेदने, और एक क्रियादि गण में पढ़ी गई है, तो इनसे स्ना हो जाएगा, तो पुण्य स्ना सत्री, और पुनत क्या बन जाएगा इसका, स्ना। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर भी आकार का लोप हो जाएगा, स्नाभ्यस्ते और आता करके, स्ना का आ चला जाएगा, सत्री का अत बचेगा, इसलिए पू धातु है तो इसका तो पूनत बनना चाहिए था, लेकिन स्वादी रसों से रस होकर के पुनत, लुए छेदने से लुनत, और धातु वह पदी है तो सानच भी होता है, तो पुनान, लुनान, ये भी रूप आपके बने। ठीक है, अभी ये केवल हम प्रातिपदिक बता रहे हैं, चलिए आगे बढ़े। नुम भी हो जाता है, जैसे मुचादी नाम, मुचादी 8 धातु में, उनमें यथासंभव नुम हो जाए, मैंने कुछ यहाँ पर उद्धृत कर दी है। जैसे एक मुच धातु है सबसे पहली, ये सभी तुदादी विकरण की है, सब स हो रखा है ना यहाँ पर, इसलिए सब विकरण, तो तुदादी प्रकरण की है, तो मुच स सत्री, सत्री का तो बचता है आप जानते ही हो, और स का क्या बचता है अ, तो वैसे तो रूप यदि नुम नहीं होता तो मुचत बनता, लेकिन अंत से पर्यर्थात इस मुच के ऊ के बाद, सिच के ई के बाद, विद के ई के बाद और लुप के ऊ के बाद नुम बैठ जाएगा, और उस नुम के नकार को आप अनुस्वार पर श्रवण करते रहिएगा। बनना चाहिए था मुचत, लेकिन नुम होकर के बन गया मुंचत। सिच धातु, सिच छरड़े, सिंचत, सींचना, सींचते हुए। विदलरी लाभे है ये, ठीक है, ज्ञाने नहीं, विदलरी लाभे, विंदत है उसे कहेंगे विंदन पुल्लिंग, और लुपलरी छेदने लुम्पत, ये सभी आपने यहाँ पर नुम किया इन जगह। ये धातु आत्मनेपदी भी है, अतः सानच भी होगा, सारच प्रत्यय होने पर मुंचमाना, सिंचमाना, विंदमाना, लुम्पमाना, क्योंकि सब जगह सविकरण है तो दादीगण में, अतः मुक हो ही जाएगा। तो आपके समझ गए होंगे कि आपका आन कहाँ प्रयोग होता है और मान कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये कुछ कार्य थे जिसका आपको ध्यान में रखना है, और भी छुटमुट और काम बच गए होंगे जो विशेष सूत्रों द्वारा बीत हैं, उनको यथासंभव हम रूपों को देख करके समझ जाएंगे कि क्या क्या है। अब आइए समझते हैं कि कर्मणि जब प्रत्यय होगा, ये तो सभी कर्ता अर्थ में प्रत्यय हो रहा था, मतलब लट लकार था, लट के स्थान पर आपने टिप किया, ठीक है, मतलब टिप प्राप्त है और लट के स्थान पर आपने सत्री कर दिया, कर्ता अर्थ में हो रहा था। लेकिन ये जो लकार है, ये सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में, और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्तार्थ में विधान किए गए हैं। अब चूंकि सत्री और सानच होते हैं क्रिया विशेषण, अतः ये भी क्या है, इनका भी कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। तो वहां प्रक्रिया क्या कैसे रहती है वो आप देख लीजिए, वो प्रक्रिया है ये। हमने यहां पर इसे हेडिंग दी है, सत्री सानच प्रत्ययो हो कर्मवाच्य। सत्री और सानच प्रत्ययों में कर्मवाच्य की स्थिति क्या होती है वो देखिए। सबसे पहले तो आपको एक बात ये जाननी चाहिए कि ऐसी हेडिंग क्यों दी, यहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य क्यों नहीं दे दिया साथ। तो उसका कारण ये है जो कि इस इधर दर्शाया गया है कि अनविधानात् सत्री सानच प्रत्ययो भाववाच्यम न भवति। अनविधान होने से, अर्थात ऐसे प्रयोग पाए ही नहीं गए संस्कृत साहित्य में। अनविधान का मतलब है ऐसे प्रयोग होते ही नहीं है। कैसे कि सत्री सानच प्रत्ययों से भाववाच्य की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि नियम यह है कि जो सकर्मक धातु है उनका कर्मवाच्य होता है, अकर्मक धातुओं का भाववाच्य होता है। अब जो अकर्मक धातुओं का भाववाच्य बनेगा ही नहीं सत्री सानच प्रत्यय करने का, ठीक है,
ये कहने का मतलब। तो ठीक है, बात कट गई। लेकिन सत्री स्थानिक प्रत्ययों का कर्मवाच्य होता है और कर्मणि प्रत्यय यहाँ पर किया जाता है। और आपने जब भाव कर्म प्रकरण पढ़ा था, वहां पर ये बात भी जानी थी कि कर्मवाच्य सर्वदा आत्मने पदम भवति। कर्मवाच्य धातु है, सबसे आत्मनेपद होता है। गम्यते, पठ्यते, नम्यते, है ना, सबसे क्या होता है, आत्मनेपद होता है। तो आत्मनेपद होता है, इसलिए तेनात्र स्थान जेव भवति, इसलिए यहाँ पर स्थानज प्रत्यय ही होगा, न तो सत्री। सत्री प्रत्यय नहीं यहाँ पर हो सकता है। ठीक है सत्यम जी, सत्री नहीं यहाँ पर होगा। तो ठीक है, हम अब स्थानज प्रत्यय ही करेंगे। अब आप देखते जाइएगा कि स्थानज प्रत्यय करने पर मूल प्रक्रिया क्या होती है। मित्रों, मूल प्रक्रिया यहाँ पर काफी सरल थी, तो हमने एक जगह दर्शा दी है, बाकी आप उन्हें समझ जाओगे कि क्या क्या करना है आपको। चलिए मैं आपको एक बार से फिर बताता हूं। जैसे आपको मान लीजिए पठ धातु से, है, अब इससे आप पठ धातु से स्थानज कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो जब कर्मणि प्रत्यय करोगे स्थानज कर पाओगे। वैसे तो पठ धातु आपकी प्रथम पदी है, पठ धातु से सत्री प्रत्यय करके पठन आप कर्तृवाच्य में बना चुके हो। लेकिन जब आपको बनाना है इसका कर्मवाच्य, तो आप क्या करेंगे, पठ, यक और सानज। ठीक है, यक प्रत्यय क्यों, सार्व धातु पे यक, वो वाला नियम याद रखना। कहने का मतलब ये होगा कि आपकी जो पठ धातु है वो यक प्रत्यय करने के बाद क्या बन गई, पठ्य। और सानज का बचता है आन। अगली कंडीशन अब देखिए, पठ, य, और ये मुख, मुख का, क्योंकि य में य अदंत है, तो पठ य म आन, म हलंत कर दिया, तो ये रूप बन जाएगा क्या, पठ्यमान। पठ्यमान बनेगा। अब चूंकि ये श्लोक कहा, श्लोक शब्द पुल्लिंग, इसका विशेषण है पठ्यमान, अतः उसमें भी पुल्लिंग प्रयोग करना पड़ा, पठ्यमान। समझे ना, आपने क्या किया, ऐसे ही हर एक धातु से पठ यक तो पठ्य बन गया ना, स्थान प्रत्यय का आन। और यहां पर मुख तो हर एक जगह हो जाएगा। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ यक के य में, यक का जो य है वो पूरा रहता है, इसलिए उसमें अदंत है, अकारांत है वो, अतः आने मुख हर एक जगह लगाए रहना है। तो यहाँ तो मान 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 बनाए रहे ना उसे। पठ से पठ्यमान, ऐसे आ जाइए, टोनम मिलाते चलिए। दृश्य से दृश्यमान, वस्तु का विशेषण है, वस्तु शब्द नपुंसक लिंग है, तो दृश्यमानम। ऐसे ही आंग पूर्वक स्वद धातु, आस्वाद्यमान, कौन, रसा, रसा का विशेषण है, रसा शब्द पुल्लिंग है, तो आस्वाद्यमान रसः। तो यहां पर क्या किया, आस्वद, आस्वद्य, और दीर्घ करके आस्वाद्य माना। ऐसे भक्ष्य धातु से यक कर दोगे तो भक्ष्य बन जाएगा, और सारज प्रत्यय कर दिया तो भक्ष्यमाण। लेकिन यहाँ तो यवागु, इस स्त्रीलिंग का विशेषण है, यवागु मतलब लपसी, तो इसका बन जाएगा भक्ष्यमाणा। है, स्त्रीलिंग में नकार को नकार भी हो जाएगा भैया, जहाँ र और श होंगे निमित्त के रूप में, वो तो आप करते ही रहिएगा। ऐसे ही गम धातु से यक कर लिया तो गम य गम्य बन गया, और भैया मान जोड़ दीजिए तो गम्य माना, गम्य माना का मार्ग, मार्ग पुल्लिंग है इसलिए गम्य माना मार्ग। तो स्तूय माना कौन, नरपति। ठीक है, और दुर्गा सप्तशती में भी बड़े प्रयोग आता है, इसके आते हैं। स्तूय माना सुरर्षि भी, सुरर्षि भी अर्थात सुर और ऋषियों के द्वारा जो स्तूय माना है, कौन, अंबिका। ठीक है, तो ऐसे प्रयोग वहां पर भी है। वहां पे ध्यान रखिए, कर्मणि प्रत्यय कर रहे हैं तो कर्म उक्त होगा, कर्ता अनुक्त होगा।
चलिए, ऐसे ही अब उपसर्ग पूर्वक लोक्री दर्शने धातु है तो बन जाएगा देखो अवलोक्य। अवलोक्य ये आपका बन गया कर्मणि प्रत्यय अर्थात यक प्रत्यय करके रूप। देखिए सानस करती है तो अवलोक्य मानम, दृश्यम का विशेषण है इसलिए अवलोक्य मानम। और उपसर्ग पूर्वक ईक्ष दर्शने धातु से उपेक्षमाण, तो ये उपेक्षमाण का व्याधि, व्याधि शब्द जो है क्या है, पुल्लिंग है इसलिए उपेक्षमाण व्याधि बना। ठीक है, हिंदी में तो इसको स्त्रीलिंग मान लिया गया है। हिंदी में तो व्याधि, संधि, निधि ये शब्द सब के सब स्त्रीलिंग हो गए, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं। और दा धातु है, क्योंकि आपने जब यंग ये कर्तृकर्मवाच्य का प्रकरण पढ़ा था भावकर्म प्रक्रिया, तो वहां पर कुछ नियम भी आपने और भी पढ़े थे। जैसे दा धातु है, इसको इसके आकार को इकार हो जाता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये आपकी हु संज्ञक है तो इसको ईप तो हो जाता है, तो दा को दीय बन जाएगा आपको एक प्रत्यय होकर, तो दीयमानम किम धनम। ऐसे ही आपने क्री धातु को और एक कार्य पढ़ा है पीछे, रिंग सयक लिंगछु, री को रिंग, तो ये डुक्रिय करने हैं तो इसका बन जाएगा क्रियमाणम, क्रिय ऐसा बन जाएगा, री को रिंग री हो जाएगा तो बन जाएगा ये क्रियमाणम कार्यम। अब आ जाइए उसकी चर्चा, इसकी आप शुरू में अभी कर रहे थे सत्यम जी। ये तो हो गई जिनसे हमने शुद्ध औपदेशिक जो धातुएं हैं उनसे हमने जब ये यक प्रत्यय किया तब। लेकिन यदि हम ऋजंत से, देखो ऋजंत से कर्मणि प्रत्यय करना, ध्यान रखना, ऋजंत से भाव कर्म में प्रत्यय करना, सन्नंत से भाव कर्म में प्रत्यय करना, यंगंत और यंग लोगंत से भाव में प्रत्यय करना, ये हमने जब आपको ये प्रक्रिया जो पढ़ाई है ना भाव कर्म प्रक्रिया, वहां बताया जा चुका है, इस सब की प्रक्रिया को बताया था। तो तब स्थिति क्या होगी, जैसे हमने देखिए अब यहाँ सबसे पहले तो पठ से यक प्रत्यय किया और सानच कर दिया। अब हमने यहाँ पर पठ से पहले पाठी ऐसा ऋणिज प्रत्यय करके बना लिया है। अब हम मतलब ऋजंत से कर्मणि प्रत्यय कर रहे हैं पहले, तो ऋणिज पाठी यक, मतलब उसे हम या तो ऐसे कहें पठ ऋणिज, आदि को दीर्घ करके है और निच का ई बचता है तो बन जाएगा पाठी। तो पाठी य सानच, सानच का बचेगा आन। तो कहने का मतलब ये है यक का चला जाता है, अदंत बचता है, तो ये बनेगा पाठ्यमान, पाठ्यमान का श्लोक। तो यहाँ तो पठ्यमान और यहाँ पाठ्यमान, ध्यान देना, पाठ्यमान कब बनेगा ये, और यहाँ का ये निच कहाँ भाग गया, सबसे बड़ी बात तो है ये पाठी में जो ई है, तो ऋणेर अनटी एक सूत्र है, अनिडादि आर्धातुक के परे रहते णी का लोप हो जाता है। आपका यक जो है अनिडादि आर्धातुक है, अतः णी का लोप हो गया है, तो क्या बन गया पाठ्यमान। और याद रखिएगा जब आप शुद्ध धातु से निच शुद्ध धातु है आपकी ये, मतलब आप इससे कर्मणि नहीं बनाओगे। आप यदि केवल ऋजंत से, जैसे पाठीय पाठी धातु से यदि आप बनाओगे ऋजंत में, तो वहां पर बनेगा आपका पाठयमान, क्योंकि वहां पर तो पाठी के निज की का लोप नहीं होता है, कहाँ ऋजंत प्रक्रिया में, तो पाठयमान बनेगा। ठीक है, ये बात की चर्चा हमने शुरू में की थी। तो ये है पठ्यमान, पाठ्यमान, ये तो आपके इधर कर्मणि प्रयोग है। एक जगह तो यहाँ तो शुद्ध धातु से किया गया है, यह आपका पहले कर्मणि प्रत्यय सानच, और यहाँ पर ऋजंत धातु से आपका सानच प्रत्यय किया गया, मतलब कर्म में ये सानच प्रत्यय किया गया, आप ऐसे समझे। और जो पहले बना दिए हैं वो केवल शुद्ध पठ धातु से जो हम बता रहे हैं, आपका बनेगा पाठयमान
वो केवल बनेगा कर्तरी प्रत्यय होने पर। ऋजंत में कर्तरी प्रत्यय होने पर क्या होता है, कर्तरी जब सानच करोगे तब। तो इतना भेद पड़ता है। ठीक है, चलो अब अंतिम में आ जाओ। अंतिम में हमने एक इनसे सन प्रत्यय हो भी होता है। सन मतलब जो आपने सन्नंत प्रक्रिया में पढ़ा था। तो सन्नंत प्रक्रिया में कैसे हो जाता है, पिपठिश बन गया, पिपठिश से यक किया और सानच कर दिया, मतलब पिपठिश से आपने बनाया कर्मणि, तो इसका बन जाएगा पिपठिश यक सानच है। तो पिपठिष्यमाणः श्लोका। एक बार मैं थोड़ा अर्थ भी आपको बताता चलूं। जैसे यहाँ पठ्यमाना श्लोका का अर्थ क्या होगा, पढ़ा जाने वाला श्लोक, पढ़ा जा रहा श्लोक। पाठ्यमानः श्लोकः, पढ़ाया जा रहा श्लोक। ठीक है, ये अर्थ होगा। और पिपठिष्यमाणः श्लोक है पढ़ने की इच्छा युक्त श्लोक, जिसके पढ़ने की इच्छा है, ऐसा पिपठिष्यमाणः श्लोक। ऐसे इनके अर्थ होंगे। तो मित्रों, ये सब था विविध कार्यों का संग्रह। कर्मणि प्रत्यय होने पर भी क्या रूप बनते हैं, उनका भी थोड़ा संग्रह, उनकी भी थोड़ा प्रक्रिया हमने बताई, जिससे आपका दृष्टि रहे कि इधर और क्या क्या होता है। मित्रों, अब हम कल की वीडियो में आपको मुख्य रूप से इनके रूप कैसे चलते हैं, स्त्री प्रत्यय जब इनसे होगा तो नुम की स्थिति कहाँ बनेगी कहाँ नहीं बनेगी, ऐसी कुछ चीजों के साथ फिर कल उपस्थित होते हैं और कल इसके प्रयोग क्षेत्र को भी देखते हैं। तो चलिए आज के पाठ को में ही समापन करेंगे। ठीक है, गुरु समय हो गया है। हाँ सत्यम जी कहिए। मैं ये कह रहा था गुरु जी, आपने वो ग्रुप नहीं डाला था पहले कि ये लघु कॉमेडी के बाद छंद पढ़ाएंगे गुरु जी? हाँ छंद का, अच्छा हाँ। तो गुरु जी मैं ये सोच रहा था कि आप जब पढ़ाना तो व्रत रत्नाकर से शुरू करना, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है ना, छंदों में सतता भी पढ़ी है और व्रत रत्नाकर में द्वितीय अध्याय तक पढ़ रखा। जी जी जी, ठीक, गुरु हमने जी सोच लिया है कैसे पढ़ाने, आप चिंता नहीं करें, आपको बेहतरीन चीज मिलेगी। जी ठीक है, हाँ हमने उसके लिए बहुत प्लानिंग कर रखी, पहले ये पूरा तो हो जाए पहले, ये महान यज्ञ है। जी। चलो तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। महादेव महादेव से।